नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के बीच में अक्सर ये मसला सामने आता है। उन्हें लगता है कि उनको उनके अधिकार नहीं मिलते, वो अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं और भारत के नागरिक होने के नाते उन्हें मिलने चाहिए। लेकिन क्या कभी हमें ये आवाज भी सुनाई दी है कि कहीं कर्तव्यों को लेके भी हो हल्ला हो रहा है, या जागरूकता लोगों में है कि संविधान ने उनके लिए अधिकारों के साथ वो कौन से कर्तव्य तय किए हैं जो देश के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं, या एक लंबे समय से कर्तव्यों के प्रति उदासीनता की वजह से लोगों में आज कर्तव्यों का एक तरह से कह सकते हैं नैतिक बोध ही नहीं रह गया है। उन्हें याद नहीं है कि उनके लिए वो क्या कर्तव्य हैं जो उन्हें देश के प्रति करने हैं। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गणतंत्र दिवस पर स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के साथ कर्तव्यों को लेकर, मौलिक कर्तव्यों पर निबंध या चर्चा का एक सुझाव दिया है। यही सुझाव में उन्होंने ये भी कहा कि अपने इलाकों में जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनकी साफ सफाई, उसके आसपास की स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत है। और आज इसी विषय पर कि अधिकारों के साथ साथ क्या कर्तव्यों के प्रति भी हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है, उन पर भी चर्चा करने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा करेंगे चर्चा में, और हमारे साथ तमाम विशिष्ट मेहमान हैं जो समाज के कई वर्गों से आते हैं, और इसी के साथ जनता भी मौजूद है। उस जनता में तमाम युवा हैं, वो युवा जिनसे हम जानेंगे क्या उनको बोध है कि उनके कर्तव्य क्या हैं समाज के प्रति। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरी बाई तरफ है पुष्पेश पंत, शिक्षाविद हैं, संग्राम पटनायक हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, तुषार मित्तल हैं, युवा एंटरप्रेन्योर हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि इन लोगों की आज की तारीख में काफ़ी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत एक युवा देश है और इनकी भूमिका अहम है। मेरी दाईं तरफ हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो निदेशक हैं भारत नीति प्रतिष्ठान के, विजय क्रांति हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ हैं चक्षु रॉय जो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषक हैं। आइए अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं कि संविधान ने जो मौलिक कर्तव्य तय किए हैं वो हैं क्या। किसी भी समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का विकास न होकर सभी मनुष्यों के व्यक्तित्व का समुचित विकास है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में सभी नागरिकों से इस गणतंत्र दिवस पर नागरिकों द्वारा कर्तव्य निर्वहन की बात कही है। देखा यह गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है। मतदान के समय तो कर्तव्य की बात बहुत होती है, लेकिन क्यों न सहज जीवन में भी कर्तव्य की बातें हो। जब इस वर्ष हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में, कॉलेजेज में, अपने गांवों में, अपने शहर में, भिन्न भिन्न सोसाइटीज में, संगठनों में कर्तव्य इसी विषय पर निबंध स्पर्धा, काव्य स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ये कर सकते हैं क्या? अगर 125 करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएं, तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो होते हैं, पर अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अपने अधिकारों के प्रति हम जितना जागरूक हैं उतना ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी होना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकारों की प्राप्ति का मूल स्रोत कर्तव्य है। कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के बिना प्राप्त अधिकार निरर्थक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। 1976 तक हमारे संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से जुड़े कोई उपबंध नहीं थे। हालांकि भारतीय परंपराओं और चिंतन ने सदियों से कर्तव्यों पर ही अधिक बल दिया है। प्रत्येक अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया था। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया था, पर 86वें संशोधन द्वारा 2002 में एक और कर्तव्य को शामिल किया गया, जिसके तहत प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। क्या हमें अपने कर्तव्यों का बोध है? 1950 में जिन आदर्शों और मूल्यों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया था, क्या उन्हीं मूल्यों के साथ आज भी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ इस गणतंत्र दिवस से हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का प्रण करें। देश नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। देश के हर नागरिक को चाहिए कि वो इन कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करें। देश की आंखों में सपने बुनना और उन सपनों को साकार करने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जनता की भी है। जितना काम सरकार करती है, उसका थोड़ा हिस्सा भी जनता अपना दायित्व समझकर सतर्कता के साथ निभा ले तो देश में विकास का बेहतर माहौल बन सकता है। और 1950 में जिस तरह के मूल्य और आदर्शों को लेकर गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई थी, क्या वही आज भी नागरिकों में मौजूद है कि नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे हम। और मैं शुरुआत करूंगी चक्षु रॉय जी आपसे। इतना लंबा समय, आज़ादी को 6 दशक से ज्यादा होने जा रहा है, क्या आपको लगता है आज भी वो भाव कर्तव्य का जिंदा है लोगों में, या कहीं इस भागदौड़ और आज़ादी के बाद का जो जद्दोजहद रही है सरकारों की, नागरिकों की, तमाम अधिकारों को भी लेकर, उस पे कर्तव्य कहीं पीछे छूट गए? कर्तव्य पीछे नहीं छूटे हैं मेरे ख्याल से, बट मुझे कभी ये लगता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब वो भावना थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग थी, और अब जब हम लोग 60 साल 6 दशक जैसे आप कह रहे हैं हो गए हैं, तो जो हमारी कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा भूले नहीं हैं, बट उसमें हमारी जो भागीदारी रही है वो कम होती जा रही है। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक समय ऐसा होता था कि जब जनता ये समझती थी कि उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या काम करते हैं, क्या कानून बनाते हैं, देश के बजट की कैसे वो स्क्रूटनी करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि अब जो जनता है वो जब अपने प्रतिनिधियों के पास जाती है तो अपने निजी कामों के लिए जाती है। मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरा तबादला करवा दीजिए। और जो जनता के प्रतिनिधि हैं अब वो उसी में दब के रह गए हैं। अब वो ना कानून बनाने की प्रक्रिया में पूरी सुचारू रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, ना वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ना वो बजट की स्क्रूटनी करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे कानून बन रहे हैं वो वैसे ही पास हो जाते हैं, अगर पास नहीं होते तो आप हल्ले में पास करा देते हैं। बजट जो है वो साल दर साल बिना किसी स्क्रूटनी के गिलिटीन होके पास हो जाता है। और जो जनता है वो इसलिए चुप बैठी हुई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई हमारा तो काम हो रहा है ना, हमारा तो कनेक्शन लग रहा है, हमारी टिकट हो रही है, हमारी ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो ये जो हमारी भागीदारी थी संसद को सशक्त करने में, देश को चलाने में, सशक्त करने में, उस भागीदारी से हम पीछे हट गए हैं। संविधान ने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी जो तय किया था, उसमें नागरिकों को अधिकार दिए और समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो भी साथ साथ चले। इसी के लिए, इसी उद्देश्य से हुआ था। जी, उद्देश्य हमेशा जब संविधान बना था तो उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, बट उद्देश्य और उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो 1950 का संविधान और उसकी आज की ट्रांसलेशन में बहुत फ़र्क रह गया है। जैसे हमारे देश में कहते हैं कि सोच हमेशा अच्छी रहती है, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करना आता है तो जो उसका जो दायरा होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वही हमारे साथ भी हुआ है। राकेश जी, क्या आप मानते हैं कि कर्तव्य कहीं पीछे छूटते गए या उसके प्रति एक उदासीनता रही, हम उतने जागरूक नहीं रहे? मैं बाय एंड लार्ज मानता हूँ कि इस देश के लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। ये जो संविधान में वर्णित उद्देश्य है उसका एक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। ये आपातकाल का दौर था।
इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था, देश के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, लोग जेलों में थे, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। तब उन्होंने अनुशासन पर्व के नाम पर ये कुछ कर्तव्यों का ज्ञान कराया था। मैं मानता हूँ कि जिस देश में समाज कानून केंद्रित हो जाता है वह सभ्यता और राज्य दोनों का बहुत जल्दी पतन होता है। जो समाज नैतिक नेतृत्व को देखती है वह समाज आगे बढ़ता है। उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। वो ऐसा उदाहरण है कि जब मैंने बोला तो अखबार वालों ने उसका उल्टा रिपोर्ट किया, उनको विश्वास नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि किसी प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति से कहा हो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सामान्य व्यक्ति से, और उस सामान्य व्यक्ति ने, उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। सामान्य इसलिए कहता हूँ कि ना वो लोकसभा के सदस्य थे जीवन में, ना किसी विधानसभा के सदस्य बने। तो जयप्रकाश जी ने उनको कहा कि मेरे पास 8 महीने तक आपसे मिलने का एक दिन भी 1 मिनट का वक्त नहीं है। अब कोई पूछे ना तुम विधानसभा के सदस्य हो, ना मंत्री हो, ना IAS ऑफिसर हो, तो किस 8 महीने की व्यस्तता क्या थी? तो उनकी व्यस्तता थी आज उस गांव में जाना है, आज उस स्थान पर जाना है डिस्प्यूट सुलझाने के लिए। और 8 महीने के बाद 1953 की घटना है, वो नेहरू जी से मिलने गए। तो आज हम ढूंढें कि आज प्रधानमंत्री हमें सूचना दें, हम 8 मिनट का वक्त नहीं लेंगे उन तक पहुंचने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि जिस समाज में नैतिक नेतृत्व की गिरावट हो जाती है और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, ऐसे उदाहरणों की कमी हो जाती है, तो समाज को फिर कानून के द्वारा सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि हम विरासत पर अधिक निर्भर करने की जगह अपने बीच नैतिक नेतृत्व का विकास करें। और मैं 2 पॉइंट बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। तो राकेश जी, आप मानते हैं कि नैतिक नेतृत्व का अभाव रहा, जिसका कारण रहा कि कर्तव्यों को कहीं ना कहीं 1976 में जब लाया गया था तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक और नैतिक दोनों नेतृत्व की कमी थी। लेकिन अब भारतीय समाज ने आपातकाल के बाद उस नैतिक नेतृत्व की कमी को महसूस किया राजनीति में, राजनीति से बाहर, और ऐसे नैतिक नेतृत्व हैं समाज में हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि भारत को एक बड़े पैमाने पर देखें, गांवों में, बस्तियों में, छोटी छोटी जगहों पर जाएं, सिर्फ महानगरों में केंद्रित नहीं रहें, तो आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे गांवों में, शहरों में, कि लोग किस प्रकार से अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। और पर्यावरण के प्रति हिंदुस्तान, भारत का संविधान बनने से पहले भी पर्यावरण के प्रति आप जागरूकता देखिए, पेड़ों को नहीं काटना। दूसरा, अपने पड़ोसियों के प्रति धर्म निभाना, शिक्षा और सत्संग की बात करना, स्कूलों को खोलना। तो मुझे लगता है कि जो समाज कम से कम राज्य पर निर्भर होता है वह समाज कर्तव्य परायण होता है। जो समाज ज़्यादा से ज़्यादा राज्य पर निर्भर रहेगा वो अधिकार परायण होता है। पुष्पेश जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक आह्वान किया इस गणतंत्र दिवस से बच्चों के बीच में, खासकर स्कूलों में, कॉलेजेस में मौलिक कर्तव्य को लेकर एक चर्चा की शुरुआत की बात की, क्या वजह लगती है आपको? कहीं किसी चीज का अभाव था? राकेश जी ने बहुत सही बात कही कि यदि प्रधानमंत्री हमें याद दिलाते हैं नागरिक के मौलिक कर्तव्य की, तो क्या वो मौलिक कर्तव्य सिर्फ वही मौलिक कर्तव्य हैं जो आपातकाल के दौरान जबरन इस देश के नागरिकों पर थोपे गए थे? और दुर्भाग्य का विषय है कि आपातकाल के इतने वर्ष बीत जाने के बाद कई अनेक संवैधानिक संशोधन निरस्त हो गए, मगर इन अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को संविधान में बनाए रखा गया है। अगर आप देखें जो सूची आपने गिनाई थी वो इतनी, अब क्या कहें, संविधान का आदर करना मेरे मौलिक कर्तव्यों में से तो मैं कुछ निंदा भी नहीं कर सकता हूँ, दंडनीय अपराध होगा। वो ऐसे अधिकार हैं जिनकी कोई आप कसौटी कर ही नहीं सकते हैं कि आप स्त्री का आदर करें, आप अपने बच्चों को पढ़ाई का अधिकार दिलाने के लिए अवसर प्रदान करें, आप ये करें कि अपनी देश की विरासत का सम्मान करें। तो क्षमा कीजिएगा, बुनियादी अधिकार, मेरे बगल में एक बड़े आलिम फाजिल वकील बैठे हैं, आप उनसे सवाल पूछिएगा, मगर मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरे बुनियादी अधिकारों को यदि कोई आंच पहुंचती है तो मैं अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता हूं। यदि मैं संविधान में अपने बुनियादी कर्तव्यों का पालन नहीं करता हूं तो क्या वो दंडनीय अपराध है? अनेक ऐसे कर्तव्य आपने गिनाए हैं जो इस देश के कानून में, जाब्ता फौजदारी में आज भी दंडनीय अपराध हैं। सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा को खतरा पहुंचाना। मगर मैं आपसे बात और कहना चाहता हूं, वो बेचारे नागरिक की जिम्मेदारी कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। चारू ने बहुत सही बात कही थी, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो सांसद या विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन न करे, जो नौकरशाही का सदस्य है वो अपने कर्तव्यों का पालन न करे, वो अंधे की जोरू वाला मुहावरा है उसकी तरह का नागरिक ही है बेचारा ऐसा है जो अपने कर्तव्यों का पालन करे, बिना ये समझे कि वो कर्तव्य हैं कौन से और जो कर्तव्य जैसे परिभाषित किए गए हैं उनका यथार्थ क्या है।
लेकिन जो कर्तव्य जो परिभाषित किए गए हैं उसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा ना करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ये सारी चीजें। क्षमा कीजिएगा ऋतु जी, क्या ये दंडनीय अपराध व्याप्ता फौजदारी में नहीं है? यदि मैं सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाता हूँ, छोड़िए सार्वजनिक संपत्ति को, या मैं किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हूँ, क्या वो दंडनीय अपराध नहीं है? दंडनीय अपराध और कर्तव्य के बीच की सीमा रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। राकेश भाई ने बहुत स्पष्ट कहा कि अधिकारों के बारे में जो जागरूकता आम आदमी के मन में है उसका अभाव नहीं हुआ है। नागरिक से इतर जो नेताओं ने, निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, नौकरशाहों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, उससे मूल्यों का क्षय उसने हुआ। कहीं ना कहीं अभाव पैदा करा है, एक उदासीनता पैदा की है। विजय जी, आप क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरा जो पक्ष है वो आम लोगों का पक्ष है। मैंने देखा है ये जो हमने 11 अभी जो हमारे कर्तव्य हैं वो गिनाए गए, तो अभी राकेश जी ने भी सवाल उठाया, पुष्पेश जी ने भी सवाल उठाया। सवाल ये है कि नागरिक के तो अपने कर्तव्य हैं, पर जब नेता की बात आती है, और मैं एक पार्टी की किसी की नहीं बात कह रहा हूँ, हर पार्टी का राज हो चुका है इस देश में, तो इसलिए कोई भी अछूता नहीं है। जो राजनेता हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है जिसमें न्यायालय से लेकर पुलिस वाला थानेदार तक हर कोई आता है, क्या ये सचमुच में जिम्मेदारी इन्होंने निभाई? मैं 2-3 उदाहरण छोटे से देखता हूँ कि जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि इसी में वो जो और धर्म जाति पर हम बटाव नहीं करेंगे। धर्म को लेकर, जाति को लेकर रिजर्वेशन के नाम पर वही लीडर, क्योंकि वोट मिलेगा, वो दंगे करवाता है। वो छोटे सी कहीं झगड़ा हो जाए तो रेलवे स्टेशन में आग लगा देता है, एक्सीडेंट हो जाए तो सड़क पर चलती हुई बसों में आग लगवा देता है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से इनाम मिलता है इस देश में, इनाम मिलता है, वोट मिलता है। तो जब हमारा नेता हमको इस तरह के उदाहरण दे रहा है कि देश को जाति के नाम पर बांटो तो इनाम मिलेगा तुम्हें, कुल मिला के 12% वोट लेकर आदमी सांसद हो जाता है, मंत्री बन जाता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो एक दुर्भाग्य की बात है कि हम उम्मीद करें हर आदमी से कि वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उदाहरण उसको हम हर रोज़ दें कि कर्तव्य का पालन ना करने से फ़ायदा होता है। ये जो हम जिस स्थिति पर नैतिक, जिसको कहें गिरावट की एक पराकाष्ठा है, पतन एक कारण रहा है, नैतिक पतन जो समाज का हुआ है और समाज में हर लेवल पर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि कर्तव्यों को लेकर कहीं दंड की एक प्रक्रिया की शुरुआत की जरूरत भी है? नैतिक पतन एक कारण कहीं ना कहीं रहा है, वो सच है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने, कहीं ना कहीं पर एक डिटरेंट फैक्टर होना चाहिए। सपोज आज आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपने कोर्ट में चले जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो वायलेट आपका होता है, सपोज 1976 में 42nd अमेंडमेंट में ये आया है, कितना हद तक जो हमारा जो कोशिश था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज रहेगा इसको पालन करे जो आम नागरिक है, मेरे को नहीं लगता है कि कोई अपना मन से इसको पालन करता है। और पालन नहीं भी करता तो क्या, जैसे कि पुष्पेश जी ने अभी बोले कि हाँ ठीक है, अगर नहीं भी करता, डेटरेंट फैक्टर तो है नहीं, ना कोई पेनल्टी है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पर हमारा कमी है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो आर्टिकल 51A में है, कैपिटल ए में, उसको इन्फोर्समेंट किया जाए विथ ऑल विगर एंड फोर्स। नंबर 2, और एक छोटी सी बात बोलूँगा, ये जो गणतंत्र में, ये जो हमारी जो डेमोक्रेसी में, ये भी मेरे को कभी कभी मेरा मन में आता है। ली क्वान यू के नाम आपने सुने होंगे, सिंगापुर में, जो आज सिंगापुर है उनके लिए है। तो इन्होंने अपना जो मन में जो आया, सपोज ऑटोक्रेटिक रूल कोई बोल सकता है, बट देयर आर सेवरल फैक्टर। सपोज वो च्युइंगम भी बैन कर दिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किए, बट किए इसीलिए आज 400 जो एनुअल पर कैपिटा इनकम था उनका कि $400, आज 59,000 है। कहीं ना कहीं पर हमारा जो एनफोर्समेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको पालन करना ही है, अदरवाइज हमने जहां पर थे वहीं पर रह जाएंगे। क्या लगता है तुषार आपको, क्या आप लोगों के वर्ग के लोग, युवाओं में अपने कर्तव्यों को लेकर आप लोग कितने जागरूक हैं रोजमर्रा की जिंदगी में भी? देखिए, जो पूरे पैनल पे जो भी डिस्कशन हो रहा है, मतलब आपातकाल की जब बात करते हैं और पुरानी बातें करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे लिए एक सुनने वाली बातें, देखी हुई बातें नहीं है। मैं आज की डेट में अगर एज ए युवा व्यवसायी माने या आप आज के हमारे टाइम में, मैं मान के चलता हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा मूलभूत जो कर्तव्य है आज, जो आशा बनाए रखना, मतलब उम्मीद बनाए रखना, जो अभी अगर वर्ल्ड फोरम पे अगर हम पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में अगर देखें तो एक इंडिया एक
उभरते हुए एक इकोनॉमी के रूप में और एक देश के रूप में हम लोग हर जगह सुनते हैं। आज जापान है या कोई भी बड़ी कंट्रियां जो हैं हमारे साथ टाई अप करना चाहती हैं। अभी स्टार्टअप इंडिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें देश में हो रही हैं। तो जहां हम लिखित कर्तव्यों की बात करें, मेरे हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम में जो मैंने अपने मतलब 20 साल के पिछले 20 साल में जहाँ से सोच समझ मतलब डेवलप हो सकी, जो देखा है कि कहीं ना कहीं एक जो राकेश जी ने भी गाँव और शहरों के बीच में जो डिफरेंस बताया है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैं अपने क्षेत्र में जब मैं पहले पढ़ता था तो वहाँ देखता था कि लोग होने का इंतज़ार करते हैं, करने के लिए आगे नहीं आते, जो एक बहुत बड़ी बात है। आपको ऐसा होना चाहिए, एमएलए को ऐसा करना चाहिए, एमपी को ऐसा करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो कौन उसके घर पे जा रहा है? अगर आज आपकी सड़क टूटी हुई है तो मेरे हिसाब से आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो उसको फॉलो ना करके अगर करने के लिए आ गया है एक उम्मीद के साथ कि ये होगा, लाइक आज अभी जो साहब ने बात की है, आपने बात की, सबने बात की, मैं इसका पूरी तरह से सहमत हूँ कि कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, चाहे आप अगर एक स्टेट लेवल पे देखें या सेंट्रल लेवल पे देखें। लेकिन जब एक छोटी सी जो मेरे पास उदाहरण है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें जब आप छोटे लेवल पे जब चुनाव होते हैं तो उनको सेंट्रल लेवल के इशू से मतलब नहीं होता। वो कहते हैं यार हमारे यहाँ पानी नहीं आया, हमारे यहाँ बस नहीं चल रही, हम इसको वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं कर्तव्य है कि हम अगर देश को एक मूलभूत मतलब एक ढांचे में देखें और अपनी कर्तव्य को उसी रूप में निभाएं कि हमें एक देश का एक ढांचागत डेवलपमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से आज के युवा में उम्मीद होना बहुत जरूरी है, और उम्मीद होना जरूरी उसका कर्तव्य है मेरे हिसाब से। और वो कर्तव्य अगर बना रहे और वो उम्मीद बनी रहे तो 2-4-5 साल में 100% कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, और देखने को मिल भी रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। पुष्पेश जी, पाठ्यक्रमों में भी ये सम्मिलित है मौलिक कर्तव्य, क्या इसका असर हम देखते हैं बच्चों में जो निकलते हैं? अगर हम देखिए, अगर हम मतलब सामाजिक उसकी अगर हम बात करें, स्वच्छता की बात करें, पाठ्यक्रम की बात कर लें, पुस्तक की बात कर लें, तो अगर पढ़ाने से पाठ्यक्रम में प्रस्तावित करने से हो जाता तो राकेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब तक हर बच्चा कर्तव्यपरायण नागरिक होता, प्रधानमंत्री को सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती। दीवार पे तो ये लिखा होता ना कि देखो गधा क्या कर रहा है, यहाँ पान की पीक मत थूको। अगर हमको इस बात का एहसास होता कि हमने सार्वजनिक संपत्ति को गंदा नहीं करना है, तो पाठ्य पुस्तक में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप सूसू करने सार्वजनिक दफ्तर के सीवाल को ढूंढिए, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये चर्चा तो बिल्कुल एक नूरा कुश्ती की तरह झूठी बहस है। कि मैं बिल्कुल राकेश भाई से सहमत हूँ कि देश में एक सांस्कृतिक नैतिक मूल्य होते हैं, वो जिसका किसी एक राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। राकेश भाई संघ के सदस्य हो सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति साम्यवादी हो सकता है, मगर देश देश है और आपकी एक संस्कृति है जिसके कुछ नैतिक मूल्य हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में, प्रगतिशीलता के चक्कर में उन मूल्यों से विरक्त होते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी एक आयातित संस्कृति है, एक आरोपित आपातकाल के दौरान हम पर थोपे गए, मेरे आज तक समझ में नहीं आया है। मित्तल साहब ने बिल्कुल सही कहा, इनकी तो सुनी सुनाई बात है, मेरी तो देखी सुनी बात है, तो भुगती हुई मेरी है, तो आंखों देखी है। नहीं, मैंने भोगा झेला तो कुछ भी नहीं, मगर मैं आपको बता दूं साफ साफ कि आज भी इस देश में युवाओं के अलावा ऐसे लोग हैं जिनके नाखून नुचे थे, जो जेल में बंद रहे थे, जिनको वो अनुशासन पर्व नसबंदी की तरह याद है। तो मुझे आश्चर्य है कि इतनी बार सत्ता परिवर्तन के बाद भी ये आपातकाल के मौलिक कर्तव्य संविधान में कैसे हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मत में ये बुनियादी ढांचा है उस जैसे आप प्रस्तावना को लीजिए, धारा 51 को तो छोड़िए, जिसमें संविधान, इस देश को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र कहा गया है, ये दोनों शब्द भी उसमें आपातकाल में जोड़े गए थे। समाजवाद के नाम पे आज देश में क्या बचा है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, उन्होंने अपने दावोस का जिक्र भी कर दिया। मगर समाजवाद, इस बार की संसद में जो संविधान पर चर्चा हुई उस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उसका उल्लेख भी करा। मगर समाजवाद शब्द आज भी प्रस्तावना आमुख में बरकरार है, जबकि उस मंत्रिमंडल के यूपी के जयराम रमेश कह चुके हैं कि समाजवाद की इस देश में आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो मुझे लगता है पाठ्य पुस्तकों की चर्चा हम जितना कम करें उतना बेहतर है। चक्षु जी, क्या आपको लगता है कि मौलिक कर्तव्यों को लेकर भी किसी तरह के संशोधन की जरूरत थी? 11वां मौलिक कर्तव्य जरूर शामिल किया गया, लेकिन उस पर पुनर्विचार की भी जरूरत है। देखिए, अगर हम हमेशा यही सोच के चर्चा करते रहेंगे कि कर्तव्य एक किताब में लिखे हैं तो इसका पालन होगा, तो मेरे ख्याल से ये हमारी समझदारी नहीं है। ठीक है, मैं पटनायक साहब से सहमत नहीं हूँ कि अगर कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर अगर कुछ दंड डाल दिया जाए तो उसका शायद पालन होने लगे। पुष्पेश जी ने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था कि जितने वो अपने हम कर्तव्य गिनाए हैं वो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं उसकी पनिशमेंट लगी हुई है। ठीक है, और अगर अधिकारों के लिए आपको इसलिए कोर्ट का रास्ता दिया जाता है क्योंकि अधिकार आप मानना चाहते हैं, जो आपके कर्तव्य हैं वो कर्तव्य आपके ऊपर थोपे गए हैं। ठीक है, एक नागरिक के होते हुए
आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि आप देश को सशक्त करें, ठीक है। अगर आपको लिख के दिया जाए तो किसी ने हमसे साइन थोड़ी करा लिया कि आज हम देश को सशक्त करेंगे और कल नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँगा। थोड़ी देर पहले एक पुष्पा जी ने सेडिशन की बात करी थी। वो एक ऐसा प्रावधान था जो कि जब अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारे ऊपर राज करने के लिए वो बनाया था। अब वही कानून आज तक चलता आ रहा है, ठीक है। और लोग अगर कुछ बोलें तो वो लग जाए, कभी ना बोलें तो लग जाए। तो क्या ऐसे कर्तव्यों का पालन आप हमसे फोर्स करके करवाएंगे तो ये तो मेरे ख्याल से गलत होगा। हाँ, अगर जनता के बीच में आप जागरूकता उठाएं, उनको ये दिखाया जाए कि भाई सिर्फ कानून और आपके कर्तव्य ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तब मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है। और ये जो हम जो चर्चाएं कर रहे हैं कभी पेट्रियाटिज्म पे और ये अधिकतर 15 अगस्त या 26 जनवरी के पास जब होती हैं तो ये एहसास हमें इस बात का दिलाता है कि कहीं हमारा समाज इतना खोखला तो नहीं हो गया कि हमें बार बार अपने आप को ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई हम कर्तव्यपूर्ण हैं और हम देश के लिए बारे में अच्छा सोचते हैं, तभी हम ये चर्चा करते हैं। हमारे मेहमानों का मानना है कि सिर्फ किसी एक दिन में इसकी चर्चा शायद अनिवार्य नहीं है और उसके अलावा भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ जो नैतिक पतन रहा, जिसमें कर्तव्य पीछे जाते गए, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको लेके किसी तरह के संशोधन की जरूरत है। जिस वक्त उन्हें संविधान में शामिल किया गया उस वक्त से लेकर अभी तक का जो सफर है आज काफी बदल चुका है। वक्त अब उनको किस तरह से देखना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे। ये मुश्किल चढ़ान बताएगी, ये बारिश की सड़कें बताएंगी, ये पतली गलियां बताएंगी, ये पेट्रोल की आखिरी बूंद को निचोड़ने वाली DTSI टेक्नोलॉजी बताएगी। जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज, सिर्फ वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park.
The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. क्या बात है राशिद? फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो। अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. तो आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और बात करते हैं। राकेश जी, आपने कहा कि नैतिक पतन एक कारण रहा, उसकी शुरुआत कहां से हो? क्योंकि जिन भी मौलिक कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं वो समाज को बेहतर बनाने के लिए हैं। देखिए, आप भारत की राजनीति को देखें तो राजनीति का सामाजिककरण पहले था। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, देश अंग्रेजों को हटाने की बात कर रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन ठंडा पड़ा और महात्मा गांधी बोरिया बिस्तर लेकर हरिजन यात्रा पर निकल गए। किसी ने संविधान के तहत महात्मा गांधी को नहीं बताया था कि अस्पृश्यता दूर करने के लिए संघर्ष करना उनका कर्तव्य है। आज़ादी लेना अधिकार है और अस्पृश्यता दूर करना कर्तव्य है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक काम किया है उसको मैं उसकी रिसरेक्शन मानता हूँ, उसको पुनर्जीवित किया है। एक भारत का प्रधानमंत्री बनते ही हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर निकल जाता है। वो चाहते तो बहुत सी योजनाओं की घोषणा कर सकते थे और उन्होंने प्रेरित किया। मैं नहीं कहता हूँ कि 4 दिन में ही वह प्रेरणा लोगों में बैठ जाएगी, लेकिन जो काम उन्होंने किया कि राजनीतिज्ञों को भी सड़क पर आना चाहिए, अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए, देश स्वच्छ रहे, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है। आज प्रधानमंत्री ने राजनीति का जो असामाजिकरण हो गया था उसको पुनः राजनीति के सामाजिकरण की ओर ले जाने की बात कही। इसलिए मैं एक नरेंद्र भाई में एक अच्छी बात मानता हूं कि जहां वो भाषण देने जाते हैं उन भाषणों में वो सामाजिक ऐसे छोटे छोटे बिंदु प्रश्न उठाते हैं जो स्कूल के प्राचार्य अपने छोटे बच्चों को बताते हैं। संभवतः यह एक नई परंपरा की शुरुआत है जो गैप हुआ था। मैं नहीं कहता हूं कि अचानक हमारे बीच नैतिक नेतृत्व आ जाएगा। एक और दो पॉइंट इसमें हैं कि पहली बात यह है कि हम पुस्तक केंद्रित इसे ना करें। जैसे पुष्पेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, यदि विरासत को भूलने की बात विचारधारा के नाम पर की जाएगी तो फिर विरासत को बच्चे क्यों पूजेंगे? उनको पता ही नहीं विरासत क्या है। तो भारत की विरासत क्या है? यदि संसद में कोई व्यक्ति राष्ट्रगीत गाते समय बहिष्कार कर देता है फिर बच्चों को अब क्यों बताएंगे? और दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 60 साल के लगभग 60 साल से अधिक होने के बावजूद भी राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज पर हम बहस कर रहे हैं। ऐसी इक्की दुक्की घटनाएं क्यों घट रही हैं? तो मुझे लगता है इसमें एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है।
राज्य क्रांति की नहीं, सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। और यहाँ कर्तव्य आता है, ये सामाजिक क्रांति कौन करेगा? तो ये हम राज्य पर निर्भर ना करें, राजनेताओं पर निर्भर ना करें, उनसे जितनी प्रेरणा मिलती है लें, जितनी प्रेरणा नहीं मिलती है नहीं लें, हम स्वयं पहल करें। जैसे अभी बात उठी कि 100% मतदान नहीं होता है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक सामाजिक संस्था के नाते उन्होंने अपील की कि 100% मतदान हो, उधर चुनाव आयोग ने भी कहा 100% मतदान हो। तो मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है कि जब सामाजिक पहल होती है तो राजनीतिक पहल को प्रभावित करती है, और वही राजनीति रास्ते पर रहती है जहां समाज मजबूत होता है, जहां समाज के बीच महत्वाकांक्षाहीन बड़े लोग होते हैं। पदों पर बैठे हुए लोग बड़े होते हैं, पदों से बाहर बैठे हुए बड़े लोग महान लोग होते हैं। तो जिस समाज में महान लोगों की कमी हो जाती है, उस समाज में फिर कर्तव्य की बात आप नहीं कर सकती। क्या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के साथ भी या उस समुदाय में भी कर्तव्यों को लेकर परिभाषा बदलती है क्या पुष्पेश जी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कर्तव्य या शोषित वर्ग जो है उसके लिए, आप उसे शोषित कहिए, पिछड़ा कहिए, उत्पीड़ित कहिए, दलित कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, नारी कहिए, आप कोई शब्द चस्पा कर दीजिए, जब तक आप समाज को वर्गों में बांट रहे हैं और आप उनको अधिकार दे रहे हैं, उन अधिकारों का आरक्षण कर रहे हैं, उन आरक्षणों के बारे में संविधान ये भी कहता है कि उन्हें तर्कसंगत तरीके से, न्यायोचित तरीके से जनहित में संकुचित किया जा सकता है, मगर उस गुंजाइश को आप बंद कर देते हैं। वो एक यावत चंद्र दिवाकरो अधिकार बन जाता है जन्मसिद्ध, जिसमें कोई कटौती नहीं हो सकती वोट बैंक के कारण। तब मुझे लगता है कर्तव्यों की बात करना बिल्कुल बेमानी हो जाता है, क्योंकि यदि आप एक तरफ ये कहते हैं कि सिक्के का जो अधिकार वाला पहलू है वो तो ज़बरदस्त है, उसकी सज़ा भी मिल सकती है, उसकी कटौती पे आप बात न करिए, मगर फिर आप ये कहिए, संविधान में जहाँ तक मुझे याद पड़ता भाई साहब, वो जो एक्ट है, आपको अधिक बेहतर ज्ञान होगा कि राष्ट्रगीत का दर्जा वही है जो राष्ट्रगान का है। राष्ट्रगान का अपमान दंडनीय अपराध है, मगर एक सांसद सदन से पीठ दिखाकर निकल जाता है और राष्ट्रगान को लेकर यह बहस इस देश में होती है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रगान नहीं है, इसके 2 पद तो ठीक है, तीसरा पद खोटा है। तो मुझे लगता है कि माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा असहनीय स्थिति है, ये एक बेहद पाखंडपूर्ण बहस है और दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं। विजय जी, कैसे हम देखते हैं कि जब हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर लोग जागरूक हैं, उनको अपने कर्तव्य पता है, उनका शहर साफ है, उनका देश भी मतलब बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कानून व्यवस्था भी कायम है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो गंदगी फैलाना हो या फिर आपकी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाना, इन सब के प्रति बड़े सजग हैं। वो सजगता हमें अपने यहाँ क्यों नहीं दिखती और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? मैं जर्मनी में एक रेडियो पत्रकार के नाते 3 साल रहा, और वहाँ देखकर बहुत आनंद आता था कि अगर आपके हाथ में आपने कोई चीज़, ये छोटे से बच्चे ने आइसक्रीम खरीदी है, उसका रैपर है, तो वो बच्चा तब तक उसको हाथ में पकड़े चलता रहेगा जब तक उसको कूड़ेदान नहीं दिखता और उसमें डालेगा वो। उसे किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। पहला पहलू है कि आम नागरिक खुद जागरूक है, उसके संस्कार में है अच्छा बिहेवियर करना, सामाजिक व्यवहार जो है सही रखना। दूसरा जो है, समाज जो है ये तो व्यक्ति के स्तर पर है, कानून भी उस महीने में बहुत मजबूत है, वो फिर लिहाज नहीं करता। हमारे यहाँ रोज़ रोज़ देखिए कि जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी है वो उतना बदतमीज़ है, वो किसी को भी मारकर चला जाए, वो 100 बहाने रास्ते मिल जाते हैं, वकील मिल जाते हैं और वो बचकर छूट कर भाग जाता है। जर्मनी में एक बहुत मशहूर टीवी एंकर थी जो बड़ी लोकप्रिय थी, एक रात दारू पीकर ड्राइव कर रही थी, पकड़ी गई, तो अगले दिन उनको अदालत में पेश किया गया। तो उन्होंने कहा, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं देखिए मैं इतना मेरा नाम है तो ये तो बहुत ख़राब होगा। तो जज ने कहा, अच्छा इसका आपका नाम है, इसका मतलब आप बहुत अच्छी उदाहरण हैं, आपको सज़ा ज़्यादा मिलेगी कि ताकि लोगों को पता लगे कि इतनी बड़ी महिला, इतना बड़ा कैरेक्टर जो है उसको सज़ा हो सकती तो मुझे भी होगी। तो कानून है, ये दूसरा पहलू है कानून। तीसरा है वहाँ का जो राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व है, वो इसमें नाटक नहीं करता है कि एक आदमी, अभी एक उदाहरण आया, एक सिनेमा का उदाहरण आया कि आप राष्ट्रगान का अपमान कर लीजिए, उसके बाद बहस होगी, उसके बाद जो है खेमे बट जाएंगे अधिकारों के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, जाति के नाम पर। ये वहाँ के नेतृत्व में दोगलापन नहीं है जो हमारे यहाँ बहुत गहरा हमारे डीएनए तक पहुँच चुका है। इस सब को तीनों स्तर पर जब हम ठीक करेंगे तब मुझे नहीं लगता कि आपको कहना पड़ेगा कर्तव्य आपके यहाँ, हर एक को मालूम है। राकेश जी, इसकी सफाई तो बड़ी मुश्किल है। नहीं, देखिए इसमें इन्होंने जो कहा
कि भारत में बाय एंड लार्ज आम लोग अपने कर्तव्यों से परिचित हैं। वो संविधान पढ़ के कर्तव्य और अधिकार की बात नहीं करते, लेकिन पालन तो नहीं करते। मैं बता, ये समस्या जो है वो जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, अनियोजित शहरीकरण के कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर शहरीकरण नियोजित तरीके से हो तो ये समस्याएं नहीं होंगी। आज शहरों में देखिए, आप जैसे शहर से गांव की तरफ जाएं तो जो आप कर्तव्यों की बात कर रही हैं उसकी संख्या, उसका अनुपात वहाँ अधिक मिलेगा। जैसे शहरों की ओर आएंगे, एक सामाजिक जीवन का अभाव होना। गांव में सामाजिक जीवन में एक दूसरे पर निर्भरता है और शायद ये वजह है कि एक दूसरे पर कम्युनिटी लाइफ जहाँ नहीं होगा वहाँ कर्तव्यों की कमी होगी। जहाँ कम्युनिटी लाइफ होगा वहाँ कर्तव्यों, अधिकार की तुलना में कर्तव्य अधिक होता है। आप एक परिवार में देख लीजिए, परिवार में हम क्या सीखते हैं? तुम पहले तुम, अगर भोजन करना है पहले तुम खाओ। अगर सब कम भोजन है तो हर आदमी एक दूसरे को खाने के लिए प्रेरित करता है। ये कर्तव्य दिखाता है। लेकिन ये दायरा परिवार से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मैंने क्या कहा, जो पुष्पेश जी ने बात उठाई, विजय क्रांति जी ने बात उठाई, कि जब हमारा एक परिवेश, एक हर सभ्यता में, एक हर राष्ट्र में एक सामाजिक सांस्कृतिक अधिष्ठान होता है। जब वो अधिष्ठान टूटने लगता है तो आदमी एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने लगता है। तो उस व्यक्ति को सामुदायिक जीवन में व्यवहार करना, इसलिए भारत में सहभोज, सत्संग, सहवास, ये सारी परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती गई। ये तीनों चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी कि सत्संग और सहवास और सहभोज से अपनत्व आता है, फिर कर्तव्य आता है। कर्तव्य कानून से नहीं आता है, कर्तव्य संस्कार से आता है। तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति को भी संस्कारित होने की आवश्यकता है। राकेश जी, हम अपनी जनता से भी पूछते हैं उनका क्या सोचना है, वो क्या सोचते हैं अधिकारी और कर्तव्यों के बारे में जब हम सोचते हैं तो। ये हक की लड़ाई तो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती है तो बड़े बड़े लोग कन्नी काट जाते हैं। आज भी हमारे शहर में लोग ठंड से मर रहे हैं, आज भी हमारे शहर में रोज बलात्कार होते हैं। पुष्पेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एथिकल, मोरल या सिविक ड्यूटीज की हम बात करते हैं, ये कहीं किताबों में सिमट के रह गई हैं, हकीकत की दुनिया में इनका कोई लेना देना नहीं? नहीं, आपका प्रश्न बहुत विचारोत्तेजक है भाई साहब, मगर अगर आप याद करें 3 साल पहले जो ज्योति सिंह निर्भया वाला कांड हुआ था, उसमें एक व्यक्ति उसके साथ था जिसकी चर्चा आज कम होती है, जो लगभग पंगु जीवन बिता रहा है। उसने एक दोस्त के नाते, एक नागरिक के नाते उन गुंडे दरिंदों से लड़ाई लड़ी थी। आज भी कई समाचार पत्र में जहां आपको बलात्कार की खबरें मिलती हैं, ऐसी खबरें भी पढ़ने को मिलती हैं कि किसी को बचाने के चक्कर में किसी ने अपनी जान गंवा दी, आदमी बच गया, वो एक्सीडेंट वाला हो, वो गुंडों के बीच फंसा हो, या किसी पराई लड़की की इज्जत अस्मत बचाने में कोई नेक नियत लड़का मारा जाता है। तो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल सहमत राकेश भाई से हूँ कि आम आदमी अपनी जान पर खेल कर भी अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता है। उसका एक मैं हस्तक्षेप करूँगा। नकारात्मक खबरें इतनी अधिक आती हैं कि कभी कभी हमारे मन में लगता है कि हमारा देश ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल। देखिए, सभी समाज में, सभी राज्य में समस्याएं हैं और ये समस्याएं मूलभूत रूप से नहीं होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक खबरें भी आनी चाहिए जो प्रेरणा देती हैं। एक ऑटो वाले के पास किसी का गट्ठर, पैसे का गट्ठर छूट जाता है, ऑटो वाले के साथ जीवन के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति उस गट्ठर को, पैसे के गट्ठर को पहुंचा देता है। राकेश जी, उसका एक कारण ये भी होगा कि शीर्ष नेतृत्व जब उन तमाम जिम्मेदारियों को लेकर जागरूकता भी फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच में लगातार उसका जिक्र करते हैं, वो भी एक तरह से सोच बदलने में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। मैंने कहा ना कि आप भारत के प्रधानमंत्रियों का भाषण देख लीजिए, तो नरेंद्र भाई का आज भी भाषण था, उन्होंने जैसे कहा विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करो, दिव्यांग। अब ये प्रधानमंत्री के लिए, मैं जिस विद्यालय में था उसका नाम था नेत्रहाट स्कूल, वहाँ के प्राचार्य हमें जब असेंबली में आते थे तब मुझे बहुत बुरा लगता था। कहते थे, बेटे आप जब वॉशरूम में जाते हो तो ऐसा व्यवहार करो, ऐसे मत थूको सार्वजनिक जगह पर। हमें लगता है हमारा प्राचार्य, इतने अच्छे स्कूल का प्राचार्य क्या सिखाता है। जब हम बड़े हुए तो लगा कि उन्होंने बार बार कहा कि हमें संस्कारित किया। आज भारत के प्रधानमंत्री की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अपने भाषणों में राजनीतिक बातें कम, तो राजनीतिक बातें जो करनी हो तो होगी, वो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू को ज़्यादा। अब गीता हमारा एक ग्रंथ है, वो लेकर वो बाहर जाते हैं, देते हैं। गीता की ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय एक स्वीकृति है। तो विरासत की चर्चा शुरू हो, इसकी पहल करना। और पुष्पेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वैचारिक रूप से भयभीत नहीं होना। जो विरासत है वो विरासत है। जब एक बार बच्चे ही विभाजित होंगे कि ये विरासत है कि नहीं है, जनगणमन ठीक है या नहीं है, राष्ट्रगीत ठीक है कि नहीं, अरे 60 साल हो गए, इसको हम सेटल नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेटल करने के लिए कानून की आवश्यकता है। पटनायक जी, कानून का इस्तेमाल कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं, उसके संरक्षण में ज्यादा जरूरत है। 60 साल हो गया, 1976 से अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया।
अगर आज उस स्केल में आपने वो तराजू में नापेंगे सक्सेस एंड फेल्योर कितना परसेंटेज है, ये बोलने में तो अच्छा लगता है कि ठीक है उनको हमने पढ़ा है लिखा है और सारी चीज़ें उनको समझाए, बच्चों को जब वो बड़े होंगे नागरिक बनेंगे तब इन्होंने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन करें। बट आज के दिन में अगर हमें देखा जाए कितना परसेंटेज सक्सेसफुल हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने कानून का दायरे में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं लाए, वो इम्प्लीमेंट करना, अगर मेरे को पता है कि ठीक है मैं अगर इसको बोल के निकल जाता हूँ मेरे को कोई टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज के दिन में ये कानून नहीं है, तो ठीक है अगर आपने मेरे को बस मैंने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चैप्टर पढ़ा 51A पढ़ा, तो ठीक है मेरे को इम्प्लीमेंटेशन तो होना नहीं है ना। नंबर 2, अगर सपोज हमने बात करते हैं कि कल्चर और किसी का अपब्रिंगिंग कैसे होता है, एक बच्चे का अपब्रिंगिंग है तो उसने घर में जब पलता बढ़ता है तो उसको वो पता चलता है कि ये मेरे को करना चाहिए और नहीं करना। जैसे कि मेरे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने किसी भी कंट्री में चले, आपने सऊदी अरब में भी चले जाइए, अगर यू कैनॉट स्पीड, आपने गाड़ी में टैक्सी में पीछे बैठ के स्पीड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पेनल्टी लगेगा, ठीक है। अगर पेनल्टी हमें लगता है तो वो जो टैक्सी ड्राइवर जो है उसने शीशा को उठा के लॉक कर देता है अगर इंडियन पीछे बैठते। और मैंने जब पूछा उनको कि क्यों ऐसे हुआ तो बोलेंगे नहीं दैट इज आवर कल्चर, बिकॉज ऐसे नहीं, अगर एक इंडियन बाहर जाता है वो बिल्कुल अपना डिसिप्लिन में रहता है, बाहर जब जाता है वेल बिहेव्ड रहता है, कभी कुछ नहीं ये करता है। बट यहाँ पर जब आ जाने का हमने क्यों इंडियन आज इंडियन हो जाते हैं, क्यों? ऐसा तो नहीं है। और राकेश जी आप दोनों से ये सवाल जरूर जानना चाहूंगी, जो उन्होंने भी कहा कि बाहर जब भारतीय जाते हैं तो उन तमाम एक तरह से लॉज का पालन करते हैं, लेकिन फिर अपने देश में आके वो चीजें वैसे ही उनके लिए मानसिक गुलामी की एक का लक्षण है, औपनिवेशिक दास्ता का प्रमाण है। जब आप गोरों के देश में जाते हैं आपको लगता है वो हमारे शासक रहे थे, वहाँ फिर से एक बार दब्बू हो जाते हैं, यहाँ हमें लगता है हम निरंकुश हैं। लेकिन वहाँ अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा भी होगी। नहीं, क्षमा कीजिएगा, यहाँ भी कई जगह आजमा के देख लीजिए, सजा आपको भी हो जाएगी। देखिए मुझे लगता है ना कि दो सभ्यताओं की लड़ाई है या दो सभ्यताओं के बीच संवाद है। हमारी सभ्यता की अपनी एक प्राथमिकता रही है और अपना एक आधार रहा है, वो आधार है समाज केंद्रित संस्कृति आधारित सभ्यता। उसमें क्या है कि व्यक्ति स्वस्फूर्त होता है। पश्चिम की सभ्यता कानून आधारित रहा है, विधि आधारित रहा है, इसे विधि के आधार पर ही सब कुछ कराना चाहते हैं। ये लंबा रास्ता है लेकिन बहुत सफल रास्ता है। इससे बाकी सभ्यताओं में गिरावट होती है, राज्य पर जितनी सभ्यताएं आश्रित रहेंगी उनमें गिरावट होती है। हमारी सभ्यताओं में कई बार उथल पुथल के बावजूद भी गिरावट नहीं हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने रास्ते से ही हमें कर्तव्य का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और एम.एन. राय का वो एक कोटेशन में दूंगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट वे बट दिस इज द ओनली वे, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। विजय जी, लेकिन हमने जिस तरह से मेट्रो में आज हमारी जनता चल रही है और मतलब एक तरह से तो एक बड़ी संख्या में लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं, उसमें उस कानून का पालन वो लोग करते हैं। उसके लिए किसी सख्ती की मुझे नहीं लगता कि रोज जरूरत है, रोज उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। वो उनको लगता है कि वो उनका साधन है, वो सामुदायिक साधन है जिसको उन्हें सुरक्षित भी रखना है, साफ भी रखना है। देखिए, मेट्रो का उदाहरण एक ऐसा है जो शायद पूरे देश के लिए एक लेसन है। मेट्रो इसलिए साफ नहीं है कि कहा गया कि इसको साफ रखना है। बिल्कुल। पहली बार मैं पिछले 65 साल से 66 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, पहली बार दिल्ली के नागरिक को कुछ ऐसा मिला जिस पर उसे गर्व हुआ। ये मेट्रो ऐसी चीज़ है जिस पर दिल्ली को गर्व हुआ, आम नागरिक को गर्व हुआ कि मेरे घर के पास, मेरे पास इतनी खूबसूरत चीज़ है और इतनी एफिशिएंट चीज़ है, उसको डंडा नहीं मारना पड़ा, वो साफ रहती है। तो उसका कारण है कि जब हम गर्व करते हैं ना अपनी पोजीशन पर, तो फिर हमें सब कुछ, वो जैसे माँ को गर्व होता है अपने बच्चे पर, तो और फिर वो अपने आप उसका ध्यान रखती है, नहलाती है, धुलाती है, नाक साफ करती है, अच्छी तरह रखती है। हम नागरिकों को जब अपने देश पर, अपने समाज पर गर्व होना शुरू होगा, हम हीन भावना के से जो परंपरा से ग्रस्त हैं उससे बाहर आएंगे, अपने पर गर्व करेंगे, तो यही गली हमें अच्छी लगेगी, यही सार्वजनिक संपत्ति हमारे लिए सम्माननीय हो जाएगी और यही समाज जो है, सारी जातियां हमारे लिए प्यारी हो जाएंगी। और हम अपना जो कर्तव्य जो हमें बताया जा रहा है किताब के हिसाब से, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी। बस हमें अपने ऊपर गर्व करना सीखना चाहिए, अपनी हीन जो भावनाएं, ग्रंथियां हैं, इस समाज को वो त्यागनी है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी समय लूँगा, जस्ट टू कोरिलेट, कि एक कहावत है ना कि when love for your country is not there, no army, no state, no government can save it। तो ये जो सेंस ऑफ प्राइड जो है कि ये मेरा देश है,
मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूँ, इसको साफ रखना चाहता हूँ। इट हैज़ टू बी विद इन आवर कल्चर, ठीक है। जब वो खत्म हो जाता है, कोई गवर्नमेंट, कोई कानून कुछ नहीं कर सकता है। ये तो है ही है, उसका बावजूद भी हमें ये कानून को लाना चाहिए टू इम्प्लीमेंट। देश के लिए आपका प्रेम, देश की संपत्तियों के लिए आपका लगाव और आपके प्रेम की जरूरत है इन कर्तव्यों के पालन के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे यहाँ पर जो जनता मौजूद है उसका क्या कहना है इस मुद्दे पर। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। ऐसा ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ चाचा, जो हो किफायती, भरोसेमंद और दमदार। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जॉन डियर ट्रैक्टर ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर? अरे रघु भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर। जॉन डियर पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आसानी से मिल भी जाते हैं। बेस्ट डिसीजन। जॉन डियर पे लोन तुरंत मिल जाएगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर तो कमाई की फैक्ट्री है, एकदम बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर परिवार में आपका स्वागत। बेस्ट डिसीजन। काका, मैं एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है, जॉन डियर बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर ट्रैक्टर, आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास।
और एक बार बात करते हैं, यहाँ जो जनता मौजूद है उसका क्या कहना है इस विषय पर। क्या अपने देश के प्रति अगर वो प्रेम का भाव है तो वो अपनी संपत्तियों की भी रक्षा करेंगे और कर्तव्यों के लिए बार बार याद दिलाने की भी जरूरत नहीं होगी। Actually, ma'am, we are a duty-oriented society, and we have adopted the culture and discourse of right-oriented society, which is the value of Western world. And if there is a conflict of value between the two part of the world, and you have adopted your language, your education, your culture from the other part of the world, which is not suitable for your country. So, how can we successful country if our democracy is the based upon the threshold of the value of Western world? राकेश जी, जिस तरह से संस्कृति और परंपरा भारत की रही है कर्तव्यों को लेकर, और वही वजह थी कि आज़ादी के आंदोलन में भी स्वतः लोग जुड़ते चले गए थे, उसके लिए किसी को बताना नहीं पड़ा था। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं पीछे जाती गई है, वो मूल हमारी है। और जो बात इन्होंने कही कि अधिकारों और कर्तव्यों में ये दो अलग अलग सभ्यताओं का मेल हम अपने देश में देख रहे हैं। आपको एक मैं साधारण उदाहरण देता हूँ। आप नायकों की सूची बना लीजिए जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, उसमें से कुछ हीरोज का आप नाम लेंगे तो जनता उद्वेलित हो जाती है। कुछ हीरो का नाम लेते हैं तो एक शांत श्रद्धा का भाव होता है। जो चीज़ें हमें उद्वेलित करती हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि जब वंदे मातरम है तो हमें उद्वेलित करता है, जनता स्वाभाविक रूप से श्रद्धा व्यक्त करती है। तो मुझे इसमें दो बातें लगती हैं। पहली बात तो यह कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान बच्चों को एक जीवंत तरीके से कराएं। उनको पुस्तकीय बोझ के द्वारा विरासत का ज्ञान नहीं कराया जाता। लेकिन राज्य को एक चीज़ ठीक करना पड़ेगा, जब तक राज्य में रिसोर्स क्रंच रहेगा, अभावग्रस्तता रहेगी, तो अभावग्रस्त लोगों को जिनके पेट में भोजन नहीं है, जिनको वस्त्र नहीं है, उनको आप यदि अधिकार की बार बार कर्तव्य की बात कराएंगे तो उनमें एक तरह से कंटेम्प्ट आता है, बिल्कुल विरोध का भाव आता है। पुष्पेश जी, आपका लास्ट करें। मैं बिल्कुल राकेश भाई से 100% सहमत हूँ कि अभावग्रस्त समाज में कर्तव्यों की बात डंडे के जोर पर करना एक तरह के आक्रोश को ही जन्म देगा। समझदारी इसी में है कि हम संयम से संस्कारों को बदलने की बात करें। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भारत में हैप्पीनेस का इंडेक्स ऊपर जाए। जीडीपी जितना जाना चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस का इंडेक्स ऊपर नहीं गया और जीडीपी ऊपर जाता रहा, तो ऐसा जीडीपी काम नहीं आता है। और भारत को सर्वांगीण विकास करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है और वो दस्तक दे रहा है। राकेश भाई साहब, उसको बोलते हैं GDH, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। सामाजिक राजनीतिक क्रांति और नैतिक और राजनीतिक पतन ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा कि पिछले कुछ समय में कर्तव्यों के प्रति एक उदासीनता देखी गई। लेकिन हमारे तमाम विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कर्तव्य और अधिकार में एक संतुलन की भी जरूरत है। अधिकारों की बात ही पुरजोर तरीके से होती है, लेकिन कर्तव्यों की उस तरह से नहीं होती है। भारत एक ऐसे सांस्कृतिक समाज रहा है जहाँ पे कर्तव्यों की जागरूकता बहुत प्राचीन समय से रही है लोगों में, और आने वाले वक्त में भी ये धीरे धीरे जिस तरह से एक कह सकते हैं कि नेतृत्व के जरिए जो एक परिवर्तन समाज में आ रहा है, उसमें कर्तव्यों के प्रति लोगों की भागीदारी और जवाबदेही और ज्यादा बढ़ेगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आज जुड़ने का, मेरे सभी मेहमानों का और जनता का भी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी खास नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।